हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और पिछली क्लास में हम राज्यपाल की शक्तियां देख रहे थे। लगभग हमने 4 शक्तियां उसकी कंप्लीट कर ली है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। ठीक है। तो और हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि लास्ट में जब हम पहुँचे थे उसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं बीच बीच में बात कर रहा था कि भाई हम अब पढ़ेंगे राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ और राज्यपाल के विशेषाधिकार। और उस बीच ये कैमरा महोदय क्या हो गए, बंद हो गए। तो वहाँ पर अपनी बात अधूरी रह गई। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप ये जो पढ़ रहे हैं अगर उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी बातें। तो जैसे कि विधायी शक्तियाँ हैं कि 171 3E में क्या है, इसके अलावा 174, 75, 76 में क्या है, 192 में क्या है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप इनको याद नहीं कर रहे हो तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी वित्तीय शक्तियां हैं, ठीक है, 243 जे में है या 243 वाई में वित्तीय शक्तियां हैं, वो भी अगर आप ध्यान में नहीं रख रहे हो कि एसएफसी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो क्या सिफारिशें करता है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है, तो राज्यपाल स्पष्टीकरण मांग सकता है ज्ञापन सहित और उसे विधानसभा में पेश भी करवा सकता है। ये भी आप अगर ध्यान में नहीं रखोगे, रिवाइज नहीं करोगे, उसकी समाधान की जो शक्तियाँ हैं जिसमें प्रविलंबन है, विराम है, परिहार है, ठीक है, और किसी सज़ा को टालना है, ये अनुच्छेद 161 में, ये सब चीज़ें अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो इनको लिख लिख के पढ़िए, इनको बोल बोल के पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपके दिमाग में ये स्थायी रहेगी। ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार, जो कि पिछली क्लास में ड्यू रह गई थी। एक्चुअल में कैमरा बंद हो गया था तो वो क्लास वहीं तक रिकॉर्ड हो पाई। ठीक है। आज ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ व विशेषाधिकार। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो गला भी खराब है। राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार। राज्यपाल को कुछ उन्मुक्तियाँ हैं। उन्मुक्तियाँ का मतलब है कि राज्यपाल को कुछ छूट दी गई है कुछ मामलों में। ठीक है। तो उसको क्या क्या छूट मिली हुई है। छूट का मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई वो खरीदारी करने जाएगा तो वहाँ पर डिस्काउंट मिला हो, वो डिस्काउंट नहीं है। उसको कुछ कानूनी मामलों में, कुछ सिविल और कुछ क्रिमिनल केसेस में उसको छूट मिली हुई, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है। और विशेषाधिकार क्या है वो सब अपन देखेंगे। ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जो है इसको मिली हुई है अनुच्छेद 161 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 161 के अनुसार, 361 के अनुसार। ठीक है। राज्यपाल को मिलने वाले विशेषाधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है इस बात की? अनुच्छेद 361 ये प्रावधान करता है कि जो राज्यपाल है वे अपने पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो इन सब के लिए वे न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब उसे न्यायालय में इस बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, कर्तव्य पालन कर रहा है तो वो सही है कि गलत है, न्यायालय में उसे रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो उसका पहला विशेषाधिकार क्या है? पद पर रहते हुए शक्तियों के प्रयोग व पद पर रहते हुए शक्तियों के प्रयोग व कर्तव्यों के पालन के लिए
पालन के लिए न्यायालय के प्रति क्या नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यानी कि वो अपने पद पर रहते हुए कोई भी काम करे तो उसे न्यायालय में जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आपने ये काम क्यों किया है। ये अनुच्छेद 361 में पहला प्रावधान ये है। ये सेक्शन और सब सेक्शन नहीं है, इसमें इसके अनुसार इसे ये उन्मुक्तियाँ प्राप्त या विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरा विशेषाधिकार क्या है कि वो अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य करता है, ठीक है, तो पद पर रहते हुए उस पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। उसके कार्यकाल के दौरान उस पर कोई भी क्रिमिनल केस जो है न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है, उसके खिलाफ न्यायालय में केस नहीं चलाया जाएगा, आपराधिक केस नहीं चलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल के दौरान आपको दिख रहा होगा राज्यपाल के विरुद्ध ये वाला पोर्शन आ रहा होगा, आई होप, राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, आपराधिक मामला न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, एक और विशेष शक्ति है कि ना तो उस पर कोई क्रिमिनल केस का मामला उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में चलाया जाएगा और पद पर रहते हुए इसके कार्यकाल में क्या क्या विशेषाधिकार है, 4 है, 2 अपन ने देख लिए। एक और ये है कि पद पर रहते हुए इसके खिलाफ ना तो कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि भाई इसको सज़ा मिल जाए, ठीक है, कारावास का मतलब जेल हो जाए या फिर कोई इसको दंड मिल जाए, ऐसे ऑर्डर नहीं जारी किए जाएंगे जिसमें इसको सज़ा या फिर कारावास का ऑर्डर उसमें शक्ति नहीं। तो ठीक है, तो पद पर रहते हुए न्यायालय द्वारा सजा या पद पर रहते हुए न्यायालय द्वारा सजा या कारावास का आदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पद पर रहते हुए न्यायालय द्वारा सजा या कारावास का आदेश नहीं दिया जाएगा। जब तक राज्यपाल अपने पद पर बैठा है, अपने 5 साल का कार्यकाल उसका चल रहा है, तब तक न्यायालय ना तो किसी सजा का और ना ही कारावास का ऑर्डर दे सकता है। ये इसको एक विशेष छूट है, विशेष अधिकार है। ठीक है, आपराधिक मामलों में न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी इसके विरुद्ध जब तक ये अपने कार्यकाल के टाइम पीरियड में इसका काम हो रहा है, और पद पर रहते हुए शक्तियों के प्रयोग व कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी इससे न्यायालय क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि भाई आपने ये काम क्यों किया, आपने इस शक्ति का प्रयोग ऐसे क्यों कर लिया, आपने इसको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, उसको क्यों नहीं बनाया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं उठाए जा सकते। एक विशेष सिविल मामलों में भी इसको एक विशेष अधिकार है, वो भी मैं लिखा देता हूँ, ये अंतिम है। सिविल मामलों में कार्यवाही से पहले या कार्यवाही से पूर्व
दो माह पहले सूचना देना अनिवार्य। क्या है? सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी सिविल मामला है और सिविल मामले में राज्यपाल के विरुद्ध आपको कार्रवाई करनी है तो कम से कम 2 महीने पहले राज्यपाल को आपको नोटिस देना होगा, अन्यथा आप उसके खिलाफ कोई भी सिविल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं राज्यपाल को, वो अनुच्छेद 361 के अनुसार उसे मिली हुई है। तो याद रखना, देखो इसको स्टार लगा लो और ये आपको है ना ऑब्जेक्टिव में याद रह जाएगी, लेकिन गलती कहाँ होगी? गलती होगी यहाँ पर, ध्यान रखना। ये जो 2 माह पूर्व है ना, कहीं पर लिख देगा ऑप्शन में, ऐसे ही 4 ऑप्शन बनाएगा, फिर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और आपको अगर ये सही ढंग से याद है तब तो कोई मिस्टेक नहीं। जैसे 2 माह ये मिस्टेक कर सकता है, ये मिस्टेक क्यों करेगा वो? क्योंकि आप जब इसको ऑप्शन में पढ़ोगे तो आप एक फ्लो में पढ़ोगे। हाँ ये काम नहीं होगा, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हाँ उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला तो कार्रवाई नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप एक एक्साइटमेंट वाली लेवल में जाओगे, हाँ मुझे आ रहा है, हाँ मुझे आ रहा है। जैसे ही 3 पढ़ोगे और आपको लग रहा है कि हाँ इनमें से यार ये तो गलत नहीं है, ठीक है, और जल्दबाजी में आप जैसे नन ऑफ दीज है, जैसे 5वां ऑप्शन है, ये सब काम हो जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए आप एक बार सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर करना, क्योंकि छोटा सा बदलाव होगा। 2 माह की जगह 3 माह 1 माह कर दिया। ठीक है, ये कारावास है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई सजा का ऑर्डर तो दे सकता है लेकिन कारावास का आदेश नहीं दे सकता है। तो ये छोटे छोटे चेंज करके ऑप्शन बदल दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये चारों बातें एज इट इज़ लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें हल्का सा भी बदलाव है मतलब वो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। चलिए आप इसको लिखिए। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? 4 शक्तियाँ अपन ने पढ़ ली है और उसके विशेषाधिकार अलग से मैंने अभी पढ़ा दिए आपको। ये पिछली क्लास की बात थी लेकिन वो लास्ट में कैमरा ऑफ हो गया और मैं बोलता ही रह गया और मैंने पढ़ा भी दिया था, फिर बाद में मुझे पता चला, तो कोई बात नहीं, अभी इस क्लास में देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद स्वविवेकीय शक्तियाँ। स्वविवेकीय शक्तियाँ किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल अपने विवेक से भी कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये कौन कौन सी है ये मैं इस आगे वाली स्लाइड में अभी स्टार्ट करूँगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें। तब तक मैं सामने से आपके हट जाता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। तो आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 मिनट में कैमरे में देख लेता हूँ ये सब कुछ आ तो रहा ना कैमरे में। जी बिल्कुल, अब मुझे आइडिया लग गया कि बोर्ड के कितने हिस्से तक लिखना है। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। राज्यपाल को संविधान कुछ शक्तियाँ देता है, कुछ ऐसी शक्तियाँ उसको है ना अलग अलग परिस्थितियों में मिल जाती। ठीक है, 70, 75, 80 साल होने को आए देश आज़ाद होने को, और अब तक 15 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में नई नई शक्तियाँ राज्यपाल को मिलती गई। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कुछ संविधान भी देता है, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे। चलिए राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्यपाल को जो स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं वो कौन सा अनुच्छेद देता है?
अनुच्छेद 163(1) एंड 163(2), ये दो अनुच्छेद है ना, इसको स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, जिसमें इसके पास अधिकार है कि भाई जैसे बहुमत दल का नेता होता है वो सीएम बनता है, ठीक है, सीधी बात है। अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो ये विवेकाधिकार किसका है? राज्यपाल महोदय का, कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाए और बहुमत साबित करने के लिए कहे। तो इनके अनुसार क्या है, राज्यपाल को स्व विवेकाधिकार का क्षेत्राधिकार, यानी जो स्व विवेक है, स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करने का जो क्षेत्र है उसका अधिकार, उसका जो दायरा है, क्षेत्राधिकार प्रदत्त है। ठीक है, स्व विवेकाधिकार का क्षेत्राधिकार किसको प्रदत्त है? राज्यपाल महोदय को, आर्टिकल 163(1) और 163(2) के तहत। अब स्व विवेकाधिकार शक्तियों में कितने प्रकार की शक्तियां हैं? 2 प्रकार की शक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली तो है संविधान प्रदत्त, संविधान प्रदत्त स्व विवेकाधिकार की शक्ति, संविधान प्रदत्त स्व विवेकाधिकार शक्तियाँ, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? पहली है संविधान प्रदत्त, दूसरी है परिस्थितिजन्य स्व विवेकाधिकार शक्तियाँ, स्व विवेकाधिकार शक्तियाँ। देखो, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो राज्यपाल को संविधान ने दी है अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए, और कुछ शक्तियाँ हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में ऑटोमेटिक उसे मिल गई है। ठीक है, समय अनुसार अलग अलग परिस्थितियाँ आती गई उसके सामने और वो शक्तियाँ इसे मिलती गई। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? संविधान प्रदत्त स्व विवेकाधिकार की शक्तियाँ, इसको अपन पढ़ेंगे बाद में। पहले ये पूरा करेंगे फिर उसको अपन समझेंगे, ठीक है। वो बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है। अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं घटित हुई और राज्यपाल के पास में ऑटोमेटिक शक्तियां जनरेट हो गई। उसके पास पावर आ गई कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाए, कब मंत्रिपरिषद को भंग कर दे, उसके अलावा और क्या क्या शक्तियां हैं वो सब समय के अनुसार उसे मिलती गई अलग अलग समय काल में, ठीक है। और ये जो है ये तो संविधान खुद राज्यपाल महोदय को ये शक्तियाँ देता है। तो इनमें जो सबसे पहली शक्ति है वो है असम के संबंध में, असम के संबंध में क्या है? असम के संबंध में शक्ति, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, धीरे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप कोऑपरेट करें मेरे साथ। असम के संबंध में ये शक्तियाँ हैं कि जो असम सरकार है, असम के संबंध में असम की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है असम सरकार, तथा देखो असम में जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है, ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ना ST, वो बहुत ज़्यादा है और उनके विकास के लिए STDC बनाया गया है। STDC क्या है? शेड्यूल ट्राइब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस होती है, स्वायत्त होती है। तो वहाँ पर जो खानों के लीज है ना, खानों के लीज दिए जाते हैं, वो उनका बंटवारा किया जाता है असम सरकार तथा स्वायत्त जनजाति जिला परिषद काउंसिल के बीच में। क्या किया जाता है? बंटवारा होता है। किसका? खानों के लीज से होने वाली आय का बंटवारा। मान लो कि असम सरकार और STDC के मध्य हो गया विवाद,
तो इस विवाद की स्थिति में राज्यपाल के पास स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति संविधान दे देता है। कौन देता है? संविधान देता है। राज्यपाल के पास ये पावर आ जाती है कि वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके इस स्थिति से निपटने का कार्य स्वयं कर सकता है। उसके पास निर्णय लेने की डिसीजन पावर जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो असम सरकार तथा स्वायत्त जनजाति जिला परिषद, असम में जिला परिषदें बनी हुई है जनजातियों के विकास के लिए। जिला परिषद के मध्य खानों के लीज से होने वाली आय के बंटवारे के विवाद की स्थिति में राज्यपाल निर्णायक होता है। राज्यपाल निर्णय करने वाला होता है। सर आपने तो बोला कि आप संविधान प्रदत्त स्वयं विवेकाधिकार शक्तियाँ पढ़ा रहे हो, मतलब ये संविधान ने दी है, तो फिर ये बात संविधान में लिखी कहाँ गई है? ये बात संविधान में लिखी गई है छठी अनुसूची कहाँ लिखी गई? छठी अनुसूची के पैरा 9 का सेक्शन 2। याद रखना, छठी अनुसूची के पैरा 9 के सेक्शन 2 में छठी अनुसूची के दिख रहा है, देखो एक बार, दिख रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। ये अपना बॉर्डर लाइन हो गया। छठी अनुसूची के पैरा 9 के सेक्शन 2 में ये बात लिखी हुई है कि असम के संबंध में अगर असम सरकार, असम सरकार और स्वायत्त जनजाति जिला परिषद के मध्य अगर विवाद है, किसके लेकर विवाद होगा? वहाँ पर जो खाने हैं, खानों के लीज से होने वाली आय के बंटवारे को लेकर कोई विवाद है, तो वहाँ पर राज्यपाल निर्णायक की भूमिका में होगा। उसके पास विवेकाधिकार है कि वो इस मामले को कैसे सुलझाए। ठीक है, तो ये पहली संविधान प्रदत्त स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति कहाँ से मिली इसको? अनुच्छेद छठी अनुसूची पैरा 9 के सेक्शन 2 से। ठीक है, अब दूसरी जो शक्ति है वो है, देखो ये अलग है, इसके नीचे मत लिखना, इसको अपन अलग पढ़ेंगे, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अभी हम संविधान प्रदत्त शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम दूसरा पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्या है दूसरा? संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी राज्यपाल महोदय को एक शक्ति प्राप्त है। देखो भारत में लगभग 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वर्तमान में, 8 है, हाँ ठीक है। दादर नगर हवेली और वो दमन दीव को मिक्स कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था, मोदी जी ने वहाँ गए थे, वो सालसा वहाँ की राजधानी है, तो सालसा सालरा जो भी है वो उस राजधानी जब भ्रमण करने गए थे, आज के 2 साल पहले की बात है, तो उनको बना दिया गया एक, दोनों को मिलाकर, और उधर बना दिया गया वापस जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग करके 2 संघ शासित क्षेत्र बढ़ाए तो एक कम कर दिया, तो 8 अभी संघ शासित क्षेत्र हैं। अब देखो ये क्या कहता है? किसी राज्य के राज्यपाल के
निकटवर्ती संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक राज्य के राज्यपाल के निकटवर्ती संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक उस राज्यपाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन बनाएगा? बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये भी संविधान प्रदत्त शक्ति है कि किसी राज्य के राज्यपाल को इस लाइन को आप लिख लिए, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के निकटवर्ती संघ शासित क्षेत्र, मान लो कि गोवा है, गोवा अपने आप में एक ऑटोनोमस स्टेट है, उसके पास में कोई संघ शासित क्षेत्र है। ठीक है, पुडुचेरी का एक हिस्सा गोवा में आता है, या अपन मुंबई को मान लें, महाराष्ट्र को मान लें, महाराष्ट्र के पास में भी संघ शासित क्षेत्र आता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। उस स्थिति में जो महाराष्ट्र का राज्यपाल होगा उसी को संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और अगर उसको प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है तो वह मंत्री परिषद जो वहाँ की मंत्री परिषद है उससे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान संविधान में कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 239 का सेक्शन 2। ये प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 239 का सेक्शन 2 ये प्रावधान करता है कि संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों के संबंध में राज्यपाल को ये शक्ति है कि वह निकटवर्ती किसी संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। और नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेगा। तो वहाँ पर वो मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में समर्थ है। ये प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 239(2) संविधान में। तभी इसको अपन संविधान प्रदत्त शक्तियाँ कहते हैं। और ये प्रावधान कौन कर असम के संबंध में कौन करेगा? याद रखना है, 6ठी अनुसूची पैरा 9(2). अब मैं हट रहा हूँ, आप इसको फटाफट लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, अब बाकी भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और थोड़ा अपन स्लो भी चल रहे हैं, तो स्पीड बढ़ा ही लेते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई थिंक। अगर है तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए, विवेकाधिकार की शक्तियों में हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले संविधान द्वारा दी गई विवेकाधिकार की शक्तियाँ। अब है तीसरी, वो क्या है? महाराष्ट्र, लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है, महाराष्ट्र SH आएगा यहाँ पर, है ना। महाराष्ट्र एंड गुजरात के संबंध में, चलो हिंदी में लिखते हैं, छोड़ो। महाराष्ट्र एंड गुजरात के संबंध में महाराष्ट्र एवं गुजरात के संबंध में क्या उसको शक्ति प्रावधान है? ये शक्ति उसको मिली हुई है अनुच्छेद 371(2) सेक्शन 2। और शक्ति क्या मिली हुई है? ये शक्ति है कि वहाँ के जो कुछ विशेष पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए वो कुछ निर्णायक कदम उठा सकता है। तो राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि कुछ विशेष
पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उत्तरदायित्व तय करना। वहाँ की सरकार का उत्तरदायित्व तय करेगा कि भाई कुछ विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनका आप विकास के लिए कुछ ना कुछ काम करो। ये प्रावधान संविधान में किया गया महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में ये प्रावधान किया गया है। अब इसके अलावा आगे क्या है? इसके अलावा मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, इन तीनों के संबंध में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, अपन वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नागालैंड के संबंध में। तो चौथा क्या है? नागालैंड के संबंध में। नागालैंड के संबंध में क्या प्रावधान है? पहले तो मैं अनुच्छेद लिख ही देता हूँ कि कौन सा अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 371 के सेक्शन के सब सेक्शन 1, उसका भी सब सेक्शन खे। 371 का क्लोज के सेक्शन 1 सब सेक्शन खे, ये क्या प्रावधान करता है कि भाई जो नागा विद्रोहियों के कारण जो अशांति फैली है ना, नागा विद्रोह के कारण होने वाली अशांति के संबंध में शक्ति प्रयोग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। क्या कर सकता है कि अगर नागा विद्रोहियों के कारण नागालैंड राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति फैली है तो उसके पास ये पावर आ सकती है, पावर है कि वो जो मंत्रिपरिषद की शक्तियां हैं, वहाँ की सरकार की शक्तियां, वैसी ही शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है। और इसके बाद कौन सा आएगा? मणिपुर राज्य। मणिपुर अभी जल रहा है, आपको पता भी है। मणिपुर के संबंध में 2 साल से वहाँ की स्थिति, 2 साल तो नहीं हुए पर काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 6 महीने हो गए। मणिपुर के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है जो ये प्रावधान करता है? थोड़ी सी तबीयत खराब है। अनुच्छेद 371 गे फर्स्ट ये करता है। मणिपुर में क्या प्रावधान है कि मणिपुर में है एक पहाड़ी इलाका, तो वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित होकर जो सदस्य आते हैं और उनसे बनने वाले जो विधानसभा समिति है, उस समिति का उत्तरदायित्व तय करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? 371 गे फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 371 गे फर्स्ट क्या कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित, आप पूरा लिखें, निर्वाचित सदस्यों से बनने वाली विधानसभा समिति का उत्तरदायित्व तय करना। क्या करना? उत्तरदायित्व तय करना। नीचे दिख रहा है, मैं बोल देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से बनने वाली विधानसभा समिति का उत्तरदायित्व तय करने का जो काम है वो अपने कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। तो महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में कोई पिछड़ा वर्ग है तो उनका उत्तरदायित्व विकास का तय करेगा 371(2) के तहत।
371 के फर्स्ट खे 371 के फर्स्ट के किसके संबंध में? नागालैंड के संबंध में। वहाँ के विद्रोही है, नागा विद्रोही, अगर वो कोई अशांति फैलाते हैं तो उस संबंध में भी पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। मणिपुर के संबंध में 371 गे फर्स्ट, वो क्या है कि वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से बनने वाली विधानसभा समिति का उत्तरदायित्व तय करना। अब हम देख लेते हैं सिक्किम के संबंध में। तो 5 हो गई। छठवा क्या है? छठी से विवेकाधिकार की शक्ति किस राज्य के संबंध में? सिक्किम के संबंध में। सिक्किम के संबंध में सिक्किम के संबंध में अनुच्छेद 371 6 371 क्या ये क्या प्रावधान करता है कि एक तो सिक्किम की शांति व्यवस्था बनी रहे, एक तो क्या शांति व्यवस्था बनी रहे, दूसरा सिक्किम की जनता का आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। सिक्किम के संबंध में राज्यपाल का ये काम है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे तथा जनता का सामाजिक व आर्थिक इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन एक विशेष प्रावधान है इसमें कि इसके संबंध में जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रावधान है अपने सिक्किम के संबंध में। सिक्किम के संबंध में इनका ये प्रावधान है। ये राज्यों के संबंध में हो गया। अब मान लो कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है वो पूरी तरीके से असफल हो गया, तो उस संबंध में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है आपको, अनुच्छेद 356। ये कौन सा? 7वां पॉइंट, अनुच्छेद 356। यहाँ पर भी इसके पास पावर आ जाती है संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में अनुच्छेद 356 राज्यपाल को पावर देता है कि वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या आपातकाल लगना चाहिए। अगर वो सिफारिश कर देता है तो राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे या इमरजेंसी लगा दे। ये प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसके अलावा एक और संविधान प्रदत्त शक्ति है, वो भी अपन ने पढ़ी है। कौन सा? अनुच्छेद 200। क्या है अनुच्छेद 200? आपको याद होना चाहिए 200। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, यह प्रावधान अनुच्छेद 200 के तहत किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, इसी के अंदर पढ़ेंगे तो उसके पास क्या क्या पावर है। ठीक है, अब तक कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8। सिक्किम के संबंध में हो गया ये 8 हो गया ना। इसके बाद एक पॉइंट और है, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि भाई राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में
क्या क्या पावर है, जब विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो ये एक बार का आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप फटाफट लिख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे। क्या देखेंगे आगे? आगे अपन देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 200 है इसके संबंध में राज्यपाल के पास विधेयक को लेकर क्या पावर है, क्या क्या स्थितियां बन सकती है, वो डिटेल में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। आपने लिख लिया होगा या साथ साथ ही लिख रहे होंगे। इसके बाद एक विशेषाधिकार और है जो संविधान द्वारा दिया गया है। उसके बाद आ जाएगी परिस्थितिजन्य विशेषाधिकार। राज्यपाल के परिस्थितियों के अनुसार जो विशेषाधिकार पैदा हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। मैं अब इसी अनुच्छेद 200 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। विधेयक राज्यपाल के पास जाने पर क्या होगा। कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास जाता है तो क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती है। सबसे पहले वो क्या कर सकता है, विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। ये उसका पहला काम, ये उसके पास ऑप्शन है इस संबंध में, ठीक है, विधेयक के संबंध में। दूसरा काम, वह स्वीकृति रोक सकता है। भाई वो रोक ले विधेयक को अपने पास ही और कोई उस पर ओपिनियन ना दे, ये काम भी कर सकता है। तीसरा, सी लिख देता हूँ, विधेयक को वापस भेज दे, वापस लौटा सकता है, ऐसा लिख देता हूँ, लौटा सकता है। विधेयक को वापस भेज सकता है, ठीक है, पुनः भेज सकता है। अगर वो विधेयक को पुनः भेज सकता है तो इस संबंध में क्या क्या प्रावधान। पहला तो एक ध्यान रखें, धन विधेयक को नहीं, वो धन विधेयक को किसी भी हाल में वापस नहीं भेज सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसने पूर्व सहमति दे दी है धन विधेयक के संबंध में, तो धन विधेयक को तो वापस बिल्कुल भी नहीं भेज सकता है। उसके अलावा अगर विधानसभा बहुमत से पारित कर दोबारा भेजे तो स्वीकृति अनिवार्य है। क्या है? स्वीकृति अनिवार्य है, मतलब दोबारा भेजने पर इसको स्वीकृति देनी ही देनी होगी। इसके पास एक ऑप्शन और है, वो है राष्ट्रपति के विचारार्थ। यह अनुच्छेद 200 में अपन ने देखा था, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित, ये 4 ऑप्शन है टोटल, सुरक्षित रखना, ठीक है। अब थोड़ा इसको अपन और समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ किन किन परिस्थितियों में भेज सकता है। तो एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाल के लिख लें। आप डालिए नोट, तब तक मैं इसमें डाल लेता हूँ इंक। और इसका मेरे लिए खोलना भी बड़ा टेढ़ी खीर है, या रेड से ही लिख दें आगे, छोड़ो, चलिए रेड ही काम में ले लेते हैं। और भी पड़े हैं शायद मार्कर,
यही है ना, यहाँ लिखिए राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में हो तो विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, उसे भेजना ही भेजना। जब भी ऐसा होगा कि उच्च न्यायालय की अगर शक्तियां कम हो, ठीक है, उच्च न्यायालय की शक्तियां कम की जा रही हो, उसकी स्थिति खतरे में हो रही हो, तो उस संबंध में राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को भेजना ही भेजना है, अनिवार्य है। उसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियां भी है, वो भी अपन जान लेते हैं। अन्य परिस्थितियां, ये अन्य परिस्थितियां क्या क्या है, इसको एक बार आप जान लो। इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ, फिर अपन देखते हैं अन्य परिस्थितियां। नंबर 1, संविधान विरुद्ध। अगर विधेयक संविधान के विरुद्ध है तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तीसरा, संविधान विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, देश हित के विरुद्ध परिणामी यानी परिणाम देने वाला हो, देश हित के विरुद्ध कोई परिणाम देने वाला हो तो भी वह उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। एक और है कि संपत्ति का अधिग्रहण। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, संपत्ति का अधिग्रहण कौन से अनुच्छेद में है, से संबंधित हो, अनुच्छेद 31 के। तो अगर संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित भी कोई मामला हो, देश हित के विरुद्ध कोई रिजल्ट देने वाला कार्य हो या विधेयक हो, राष्ट्रीय हित के विषय का विधेयक हो और संविधान विरुद्ध हो कोई विधेयक, तो इन स्थितियों में भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज सकता है। हो गए? और तो क्या बाकी है इसमें, डीपीएसपी एक और लिख लो। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको आप लिख सकते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक तत्व से असंगत हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से असंगत हो तो भी उसे वो भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ये कुछ अन्य परिस्थितियां हैं 5 ही, इनके संबंध में वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है राज्यपाल। ये विशेष स्थिति है, उच्च न्यायालय की जो सिचुएशन है, उस न्यायालय का जो पावर है, उसकी स्थिति है, उसका स्टेटस है, अगर वो खतरे में पड़ता है, उसकी शक्तियाँ कम होती है, कोई जैसे मान लो कि जजों का वेतन भी कम ज़्यादा करने हो, तो उन स्थिति में भी कोई भी विधेयक अगर आता है तो राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति को सुरक्षित विचार के लिए सुरक्षित उस विधेयक को कर देगा। और ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी, ये काम तो होगा ही होगा, ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। आप इसको लिखिए,
फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे ये जो विवेकाधिकार की शक्तियों में अपन ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया संविधान प्रदत्त, फिर हम देखेंगे परिस्थितिजन्य विधेयक, परिस्थितिजन्य शक्तियाँ, स्व विवेकाधिकार की शक्तियाँ। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब हम देखते हैं परिस्थितिजन्य स्व विवेकाधिकार की शक्तियाँ। ठीक है, राज्यपाल को कुछ सिचुएशन में स्व विवेकाधिकार की शक्तियाँ मिल जाती है। तो इससे पहले अपन ने अनुच्छेद 200 के संबंध में देख लिया था कि भाई विधेयक को वो क्या क्या कर सकता है, स्वीकृति दे या ना दे, या राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे या दोबारा भेज दे, वो सब स्थिति। एक पॉइंट और रह गया था मुझे लगता है, ये है कि मुख्यमंत्री से कोई सूचना प्राप्त करनी, तो ये उसकी संविधान प्रदत्त शक्ति है। सीएम से सीएम से इंफॉर्मेशन मांगनी हो, शायद शायद क्या पक्का है, अनुच्छेद 167 में ये प्रावधान है, ये आपको वहाँ लिखनी है। संविधान प्रदत्त की लास्ट बात ये है। ठीक है, इसको लिखने से पहले इसको लिख लेना संविधान प्रदत्त में। परिस्थितिजन्य में तो देखो पहली शक्ति है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 164 अपन ने पढ़ा है। ये क्या शक्ति है कि मान लो कि चुनाव हो गए विधानसभा के और किसी दल को बहुमत मिल गया, तो वो जो बहुमत दल का नेता है उसको जो है नियुक्त कर देगा राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री के पद पर। लेकिन अब किसी के पास बहुमत नहीं है, उस स्थिति में राज्यपाल के पास ये शक्ति चली जाती है कि वो किसको जो है मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करे। ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए किसको नियुक्त करेगा, ये पावर उसके पास चला जाएगा अगर किसी के पास भी बहुमत नहीं है। तो कितनी बड़ी पावर है, अब वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। बस उसका काम ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपना बहुमत साबित कर दे। ठीक है, फ्लोर टेस्ट में अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो वह मुख्यमंत्री बन जाएगा। दूसरी परिस्थिति क्या है कि मंत्री परिषद को भंग करते समय देखो, मंत्री परिषद को भंग कर रहा है, विधानसभा को भंग नहीं कर रहा। मंत्री परिषद भंग होगी तो नई मंत्री परिषद बन जाएगी। ठीक है, जो बहुमत साबित करेगा और मुख्यमंत्री बनेगा, फिर वो राज्यपाल को सलाह देगा कि इन लोगों को मंत्री बना दीजिए, उनको शपथ दिला दीजिए। ये काम कब होगा, मान लो कि कोई मंत्री परिषद है, उसने कोई समझौता कर लिया हो किसी देश से या किसी कंपनी से, या फिर उसने कोई षड्यंत्र रचा हो, राज्य विरोधी, देश विरोधी, ठीक है, किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में वो लिप्त हो, तो वो मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। और उसे लगता है कि मंत्री परिषद बहुमत में है ही नहीं, उसके पास अल्पमत है, तो भी वह मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। किस स्थिति में कि भाई मंत्री परिषद को बोलेगा आप बहुमत साबित करो, अगर वो नहीं करती है तो वो सीधा सीधा उसको भंग कर सकता है। उसके अलावा कि मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगा है और कोई एकदम स्वतंत्र ट्रिब्यूनल है, उसमें मुख्यमंत्री का वो आरोप वाला केस चला है और वो ट्रिब्यूनल मुख्यमंत्री को दोषी करार कर दे, है ना, दोषी कल्प्रिट डिक्लेयर कर दे, तो उस स्थिति में भी वो मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पर ऑटोमेटिक इसको शक्तियां मिल जाती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और स्थगन करना, ये काम अनुच्छेद 175 के तहत ये कर सकता है। मान लो किसी की सरकार अल्पमत में है तो वो इस स्थिति में अधिवेशन बुला सकता है या उसका स्थगन भी कर सकता है। चौथा पॉइंट है कि विधानसभा का विघटन करना। ठीक है, विधानसभा का विघटन करना हो तो भी वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। विधानसभा का विघटन कब होता है, जब उसे लगे कि जो वर्तमान में जिसके पास सत्ता है उस दल के पास बहुमत नहीं है, बहुमत की स्थिति नहीं है, तो वह उस स्थिति में विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। तो ये कुछ
शक्तियाँ या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा हो, आपातकाल की सिफारिश कर दी हो तो भी विधानसभा भंग हो जाती है। उस संबंध में भी ये कुछ शक्तियाँ हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में पैदा हुई, ठीक है, अलग अलग समय काल के अनुसार। जैसे आपको एक घटना बता दूँ, 1967 में राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी। राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी, और उन्होंने क्या किया? किसकी सरकार बनाई? आप सबको पता होना चाहिए, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार। तो मैं इसको सुखाड़िया सरकार लिख देता हूँ, सुखाड़िया सरकार। क्या किया इन्होंने? सुखाड़िया सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राज्यपाल संपूर्णानंद ने इनकी सरकार बनाने में। क्यों? क्योंकि उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी पर बन नहीं रही थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो संपूर्णानंद ने ये काम अपने से विवेकाधिकार की शक्ति से किया। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई 1967 में, तो राज्यपाल ने अपने से विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग किया, तो वहाँ पर एक अलग शक्ति ऑटोमेटिक बन गई राज्यपाल की। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और आगे अपन क्लास में राज्यपाल की क्या भूमिका है, ठीक है, राज्य की राजनीति में वो किस तरीके से अपना रोल निभाता है, उसकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम देखेंगे अगली क्लास में। और भी कुछ चीज़ें, ये थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो आप इनको एक दो बार समझ लेंगे ना तो ये इजीली है, याद हो जाएगी। इनमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, समझने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।